हाँ जी, इनकम अंडर द हेड सैलरी। इनकम अंडर द हेड सैलरी। जी, तो हम लोग दोस्तों सबसे पहले हमने रेजिडेंशियल स्टेटस किया था और उसमें हमारा मकसद ये था, ये जानना कि आप इंडिया के रेजिडेंट हो या नहीं। बोलो यस और नो। क्योंकि उसी के बेसिस पर यह डिसाइड होगा कि आपको अपनी इनकम पे टैक्स देना है या नहीं देना है। बोलो यस और नो। बोलो यस और नो। नाउ रेजिडेंट अगर आप हो, अब आप चेक करोगे कि आपकी इनकम कौन से हेड में, बिकॉज देर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। यस और नो। ग्रॉस टोटल इनकम जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है दोस्तों? ग्रॉस टोटल इनकम। दिस इज सम ऑफ 5 हेड्स, सम ऑफ ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम्स। 5 तरह की इनकम्स हैं, उनके सम को हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं, जीटीआई। जिसमें सैलरी हेड इनकम होती है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम होती है, पीजीबीपी यानी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम होती है, कैपिटल गेन्स, अगर हम कोई कैपिटल एसेट को बेचते हैं तो उससे जो प्रॉफिट कमाते हैं वो इनकम होती है, उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। और अगर कोई इनकम बच जाए तो वो इनकम जाती है दोस्तों अदर सोर्सेज में, तो वो एक वन ऑफ द हेड होता है। तो देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम्स और इन्हीं के सम को हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। कह रहे हर एक इंसान 5 ही तरह की इनकम कमा सकता है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। इज दैट क्लियर एवरीवन? आज हम लोग जिस हेड से स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सैलरी इनकम। और जब हम जॉब करते हैं तो हम लोग सैलरी इनकम कमाते हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? इस चैप्टर का कवरेज सेक्शन नंबर 15 से लेकर 17 है। रेजिडेंशियल स्टेटस का कवरेज सेक्शन 5 से लेकर 9 था, याद है? 5 से लेकर 9। 4 क्या था? 4 था इनकम टैक्स का बेसिस ऑफ चार्ज, हम लोगों ने पढ़ा था। 5 से लेकर 9 रेजिडेंशियल स्टेटस है और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 15 से लेकर 17। 3 सेक्शंस इसके अंदर हम कवर करने जा रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? नाउ सैलरी को, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि सैलरी इनकम पे टैक्स कब लगेगा। एक पर्सन के लिए सैलरी इनकम कब वो सैलरी इनकम मानी जाएगी? ये देखो, ये वो पर्सन है, ये है इंप्लॉयर। और ये एक पर्सन है मिस्टर एक्स। ये कंपनी है, मान लो रिलायंस लिमिटेड। रिलायंस लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट किया मिस्टर एक्स के साथ
क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि तू मेरे लिए गुड्स को बेच, सेल्स कर, और सेल्स पे मुझसे 5% कमीशन ले लेना। ये काम का कॉन्ट्रैक्ट दिया कि तू सेल कर आगे और उस पे कमीशन दे दे, कमीशन में तेरे को दे दिया करूंगा। मुझे बताओ दोस्तों, जो ये एम्प्लॉयर मैं इसका नाम एम्प्लॉयर डाल रहा हूं, लाइंस लिमिटेड है, उसने एक एक्स को हायर किया है एजेंट बना के काम करने के लिए, तो क्या यहां पर रिलेशनशिप सैलरी वाला है? नहीं दोस्तों, नॉट अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होना जरूरी है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाला रिलेशनशिप होना जरूरी है। यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप होता है कि एक पर्सन ने एक पर्सन को हायर किया और वो उसी के लिए काम करेगा। अब जैसे मैंने इसको कमीशन पे बेसिस पे काम करने के लिए दे दिया, तो दोस्तों ये सिर्फ मिस्टर एक्स सिर्फ मेरे लिए काम नहीं करेगा, और भी बहुत सारे लोगों के लिए काम कर रहा होगा। सिर्फ रिलायंस के लिए काम नहीं कर रहा होगा, बहुत सारे लोगों के लिए काम कर रहा होगा। ऐसे केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज नॉट एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सैलरी इनकम के लिए क्या? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। मतलब जो इन दोनों का रिलेशनशिप है वो कौन सा वाला रिलेशनशिप होना चाहिए? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का जैसा होता है ना, बिल्कुल वैसा होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है सबको? ये आओ आपको मैं बच्चों बुक की कहानी सुन लो। अभी तक कोई भी इंस्टीट्यूट ने बुक रिलीज नहीं करी है, ठीक है? ना ही सीए इंस्टीट्यूट ने करी है, ना सीएमए, ना सीएस ने। इज दैट क्लियर? तो अभी भी मैं आपको चैप्टर तो पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे अमेंडमेंट्स पता है, बट स्टिल इसके अंदर बुक्स में चेंजेस आ सकते हैं, तो मैं अभी बुक प्रिंट नहीं करवा रहा हूं। टैक्स की, अकाउंट्स की आपको मिल गई है, बट टैक्स की अभी नहीं हो सकती है, मजबूरी है। जब तक इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से बुक रिलीज नहीं करते हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके बेसिस पर आपका कोर्स डिसाइड होगा। इस दैट क्लियर? तो जो बच्चे बुक्स की वेट कर रहे हैं उनको और थोड़ा सा वेट करना होगा। अभी आपको पुरानी बुक से ही, पीडीएफ से ही काम करना होगा, ठीक है? बट बहुत जल्द बुक मिल जाएगी, तब तक बन जाएगी। हाँ जी, इनकम अंडर द हेड सैलरी। नाउ यही बात हम कर रहे थे दोस्तों, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। एवरी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय फॉर सर्विसेज रेंडर्ड वुड बी चार्जेबल टू टैक्स एज इनकम फ्रॉम सैलरी। Before an income can be chargeable under that salary, it is vital that there should exist between the payer and payee the relationship of employer and employee. जैसे कि एग्जांपल है, आलिया भट्ट एक एक्ट्रेस है, एम्प्लॉयड इन चोपड़ा फिल्म्स, ठीक है? वेयर शी इज पेड अ मंथली रेम्युनरेशन ऑफ 20 लाख। शी एक्ट्स इन वेरियस मूवीज, फिल्म्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस प्रोड्यूसर्स। वो बहुतों के लिए काम करती है, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के लिए काम कर रही है। The remuneration for acting in such films is directly paid to Chopra Films. तो जो रेम्युनरेशन है, जो सैलरी है, या जो भी अमाउंट है जो आलिया भट्ट को मिल रहा है, वो चोपड़ा फिल्म को दिया जा रहा है, और चोपड़ा फिल्म उसको हर महीने के महीने क्या दे रहा है? 20 लाख की सैलरी, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कहां कहां काम कर रही है। समझ गए? तो क्या ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है? यस दोस्तों, ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। क्या चोपड़ा फिल्म इज लायबल टू पे आलिया भट्ट 20 लाख पर मंथ? यस, चाहे चोपड़ा फिल्म को जितना मर्जी नुकसान हो रहा हो या फायदा हो रहा हो आलिया भट्ट से। यस और नो? यस। सो देयर इज एन एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप, एंड देयरफॉर जो आलिया भट्ट को ये सैलरी मिल रही है, उसके सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। इसी केस में इन द अबव एग्जांपल, इफ आलिया भट्ट एक्ट्स इन वेरियस फिल्म्स एंड गेट्स फीस
from different producers, the same income will be chargeable as income from profession. Yes or no? Since the relationship of employer and employee does not exist between Alia and film. Yes or no? अगर ये प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली आलिया भट्ट को पैसे देते तो ये इनकम कौन सी इनकम होती? उसकी प्रोफेशनल इनकम होती, उसकी सैलरी इनकम नहीं होती। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो समझना जरूरी है दैट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। कमीशन रिसीव बाय डायरेक्टर। अब देखो, अगर हम बात करें कमीशन रिसीव बाय डायरेक्टर, एक डायरेक्टर है, उसको कंपनी से कमीशन मिल रही है फ्रॉम अ कंपनी, क्या वो सैलरी मानी जाएगी? मानी भी जा सकती है। डायरेक्टर दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। जो जॉब करने वाले डायरेक्टर होते हैं, जो उनको कमीशन मिलती है, वो सैलरी इनकम में ही टैक्सेबल होगी। बट जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, उनको सिटिंग फीस मिलती है। हाँ, ऑडिट कमेटी मीटिंग्स होती हैं, डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है, उसमें बैठने के पैसे मिलते हैं उनको। तो वो जो फीस उनको मिलती है, वो उनकी प्रोफेशनल इनकम में जाती है। क्या ये बात क्लियर है? तो ये जानना जरूरी है कि क्या डायरेक्टर का कंपनी के साथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, क्योंकि डायरेक्टर्स दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया। क्या ये बात क्लियर है? सैलरी पेड टू पार्टनर बाय अ फर्म। भाई पार्टनर अगर पार्टनरशिप फर्म को, सॉरी, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी देता है, तो याद रहे ये इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड पीजीबीपी। अरे नहीं सर सैलरी है, अरे भाई सैलरी तब मानी जाएगी जब इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप है। क्या पार्टनरशिप फर्म इंप्लॉयर है और पार्टनर इंप्लॉय नहीं? क्योंकि ये रिलेशनशिप इंप्लॉयर इंप्लॉय वाला नहीं है, इसी वजह से ये सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। कहां होगी? पीजीबीपी में। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है सबको? तो सैलरी इनकम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। समझ गए बात? फुल टाइम हो पार्ट टाइम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, वो भी सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होगा। एक होता है फॉरगोइंग ऑफ सैलरी और एक होता है सरेंडर ऑफ सैलरी। फॉरगो करने का मतलब है सैलरी छोड़ना। भाई इंप्लॉयर ने मुझे सैलरी दी, इंप्लॉयर कह रहा है सर आपकी सैलरी, मैंने कहा तुमसे बहुत लिया है, रख लो, ये मेरे को नहीं चाहिए, मेरी तरफ से रख लो। वैसे तो ऐसा नहीं होगा, बट अगर मान लो इंप्लॉयर को इंप्लॉय ने ही बोल दिया कि मैं सैलरी फॉरगो करता हूं, आप रख लो, ऐसे केस में गवर्नमेंट टैक्स तुमसे ही लेगा, यानी इंप्लॉय से ही लेगा। यस, इंप्लॉय से ही लेगा। इंप्लॉय से इसलिए लेगा क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एप्लीकेशन ऑफ इनकम। बच्चों एप्लीकेशन ऑफ इनकम, इनकम आने के बाद, एक्रू होने के बाद आप उसको खर्च कर देते हो, तो क्या वो टैक्सेबल नहीं होगा? तो ये एक तरह से खर्चा है। एक्रू तो हो गई थी इनकम, आपने वो पैसा यूज कर लिया किसकी तरफ? इंप्लॉयर की तरफ, कि इंप्लॉयर को ही दे दिया, तो ये पैसा क्या हो जाना चाहिए? ये पैसा टैक्सेबल होना चाहिए। तो फॉरगोइंग ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। क्या ये बात क्लियर है? एक होता है दोस्तों सरेंडर ऑफ सैलरी। नाउ व्हाट इज सरेंडर? सैलरी छोड़ना, सैलरी छोड़ना, सरेंडर करना मतलब छोड़ देना। अब ये भी छोड़ना है, फॉरगो भी छोड़ना है, दोनों में क्या फर्क है? सरेंडर ऑफ सैलरी के लिए गवर्नमेंट कहता है कि अगर आप सरेंडर करते हो, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी सैलरी, सेंट्रल गवर्नमेंट को वॉलंटरली सैलरी क्या कर देते हो? सरेंडर कर देते हो, तो दोस्तों ये एग्जेम्प्ट होगा, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? तो एनी सैलरी सरेंडर्ड बाय एम्प्लॉय टू गवर्नमेंट, और उसके लिए भी देखो एक्ट बनाया हुआ है, इसका एक्ट का नाम है वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरीज एक्ट 1961। कह रहे हैं इस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। हाँ बहुत अच्छी बात है, हाँ पूरी सैलरी तो ले ली, उसके ऊपर कह रहे हो टैक्स नहीं लगेगा, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत ये बात बोलनी बहुत जरूरी थी, नहीं तो आपका क्या, आप तो कहते कि ये सैलरी पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। भाई साहब पूरी सैलरी आपको हमने दे दी, उस पर आप टैक्स लिखने की बात कर रहे हो कि टैक्स नहीं देंगे। भाई ये बात थी अपने आप में बेइज्जती है, बोलो हाँ या ना? तो सरेंडर ऑफ सैलरी,
बच्चों अभी हम लोग और बातें कर रहे हैं, तो सरेंडर ऑफ सैलरी और फॉरगोइंग ऑफ सैलरी में डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा। एक होता है एडवांस सैलरी और एक होता है एडवांस अगेन सैलरी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? एडवांस सैलरी का मतलब है कि तुम कह रहे हो कि मुझे सर सैलरी अगले महीने की एडवांस में दे दो। मैंने कहा ले लो, अगले महीने की सैलरी अगर मैं इसको एडवांस में देता हूं ना तुम्हें, तो दैट इज एडवांस सैलरी। और एडवांस सैलरी इज नथिंग बट सैलरी ही है, और उसको मैं एडवांस में दे रहा हूं, बस यही है। एक है एडवांस अगेन सैलरी, दिस इज द लोन, एडवांस अगेन सैलरी। भाई सैलरी तो हमने आपको देनी है, तो किसी इंप्लॉई ने मुझसे मांगा, मुझे कहा सर मुझे लोन दे दो, सर मुझे मेरे को 20,000 रुपए दे दो, मैंने मोबाइल खरीदना है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तू मेरे से 20,000 रुपए का एडवांस पकड़ ले। तो 20,000 रुपए का मैंने उसको एडवांस दिया, नॉट सैलरी, एडवांस अगेन सैलरी। कल को अगर तुमने मुझे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तेरी सैलरी में से काट लूंगा, दैट इज कॉल्ड एज एडवांस अगेन सैलरी। क्या ये बात समझ में आई? हर महीने के महीने पैसे काटे जाएंगे, क्या ये बात समझ में आई? सो एडवांस अगेन सैलरी इज नॉट सैलरी, एडवांस सैलरी इज अ सैलरी। फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? सो एडवांस अगेन सैलरी इज अ लोन, ये एक लोन की तरह है। तो इंपॉर्टेंट है समझना, इसलिए सैलरी ये नहीं माना जाएगा, बट एडवांस सैलरी इज अ सैलरी इनकम। नाउ क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं 15 से लेकर 17, तो ये जानना आपका बहुत जरूरी है कि सर सेक्शन नंबर 15 में क्या लिखा है, क्योंकि 15 सेक्शन ही सैलरी इनकम की शुरुआत है। तो लिखता है, राइट डाउन, सेक्शन नंबर 15, बेसिस ऑफ चार्ज, बेसिस ऑफ चार्ज। लिखता है सैलरी इनकम इज टैक्सेबल आइदर ऑन ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। जो सैलरी इनकम है वो टैक्सेबल होगी आइदर ड्यू बेसिस पर या रिसीट बेसिस पर। इन दोनों में से जो भी पहले होगा उस बेसिस पर सैलरी इनकम क्या होगी? टैक्सेबल होगी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है सबको? अब हर इंप्लॉय की जो सैलरी होती है उसकी एक ड्यू डेट होती है और एक रिसीविंग डेट होती है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? एक ड्यू डेट और रिसीविंग डेट में दोनों में क्या अंतर है? आओ जरा समझते हैं। जनरली जो सैलरी की ड्यू डेट होती है वो होती है लास्ट डेट ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की आखिरी तारीख ही ड्यू डेट होती है। और एक होती है सैलरी की रिसीट डेट। जो रिसीट डेट होती है वो होती है जनरली अगले महीने की कोई तारीख, जैसे कि 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हर कंपनी का अलग अलग होता है। कोई 7 तारीख रखता है, कोई 2 तारीख रखता है, कोई 10 तारीख रखता है, कोई 1 तारीख रखता है ना, कोई 15 तारीख भी रखता है। मैं कह रहा हूं मैंने 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ मान लिया, क्या रिसीविंग डेट। तो आपको सैलरी टैक्सेबल होगी या तो ड्यू या रिसीट, विच एवर इज अर्लियर वन। आओ जरा समझते हैं एक एग्जांपल के साथ कि मान लो अप्रैल 2024 मंथ की सैलरी, व्हाट विल बी द ड्यू डेट हियर, व्हाट विल बी द रिसीविंग डेट हियर, एंड देन सैलरी टैक्सेबल कब होगी। जैसे अप्रैल मंथ की अगर हम बात करें तो ड्यू कब होगी? हर महीने की आखिरी तारीख। भाई तारीख के ड्यू का मतलब है कि हम कंपनी आपको सैलरी देने के लिए लायबल कब हो जाती है, तो वो था 30 अप्रैल। और रिसीविंग डेट 7th ऑफ मई, विच एवर इज अर्लियर 30th अप्रैल। इसी तरीके से दोस्तों मई 2024 की सैलरी ड्यू कब होगी? 31st मई। रिसीविंग कब होगी? 7th ऑफ जून, विच एवर इज अर्लियर 31st मई। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी तरीके से पूरे साल की मार्च मंथ की सैलरी की बात करें, मार्च मंथ की सैलरी ड्यू कब होगी?
31 मार्च, और रिसीविंग कब होगी 7 अप्रैल, विच एवर इज अर्लियर 31 मार्च। दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए कि आपकी सैलरी जो टैक्सेबल हो रही है वो पूरी 12 महीनों में ही टैक्सेबल हो रही है। बताओ यस और नो, बताओ यस और नो। 24-25 की सैलरी 24-25 में ही टैक्सेबल हो रही है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो यहां पर वो 12 महीने पूरी सैलरी टैक्सेबल रहेगी। और आपने एक बात नोटिस करी, सर आप तो कह रहे थे ये तो ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, तो ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर में तो हमेशा ही पहले क्या आएगा, ड्यू डेट ही, रिसीविंग डेट तो कभी पहले आएगी नहीं। तो सर इसका क्या मतलब बना कि गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है, ड्यू ही जब होना है तो ये रूल बना क्यों? ऐसा कोई जरूरी नहीं दोस्तों, मैं इसी के अंदर कुछ चेंज कर देता हूं। इफ सैलरी ऑफ अप्रैल 2025 has been received in advance on 31st March, मान लो अप्रैल 2025 की सैलरी आपने अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करके मार्च में मंगवा ली, एडवांस, अभी बोला था ना एडवांस सैलरी। मुझे बताओ ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ये रही ड्यू डेट, ये रही रिसीविंग डेट, और ये रहा टैक्सेबल। अप्रैल 2025 की ड्यू डेट क्या होगी 30 अप्रैल, रिसीविंग डेट क्या होगी 31 मार्च। वैसे तो अप्रैल मंथ की 7th में होनी चाहिए थी, बट आपने क्योंकि सैलरी एडवांस में ले ली है ना, तो ये टैक्सेबल कब हो जाएगी, विच एवर इज अर्लियर 31 मार्च। उस हिसाब से देखा जाए तो 2024-25 की जो सैलरी है वो कितने महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी, 13 मंथ्स। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। 12 वो और अप्रैल मंथ की भी सैलरी टैक्सेबल कब होगी 2024-25 में, क्योंकि टैक्सेबल डेट जो डेट है ये तो 2024-25 ही है ना। बोलो हाँ यार, ये तो 2024-25 में ही आ रहा है ना। इसी तरीके से ये भी 2024-25 में ही आ रहा है। तो 2024-25 में कितनी टाइम की सैलरी टैक्सेबल हो रही है, 13 महीने। तो क्या अगले साल 25-26 में 12 महीने की होगी? भाई यहां 13 है तो अगले साल 12 महीने, तो 2 सालों में तो 25 महीने की सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी। नहीं, अगले साल 11 महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी। क्या ये बात समझ में आई? सो ये बात भी लिखनी है नोट में। इफ सैलरी is taxed on receipt basis, then it cannot be taxed again when it becomes due। एक बारी अगर रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल हो गया तो सैलरी दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी ड्यू बेसिस पर। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो 13 महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी। इसका मतलब है 2025-26 में कितने महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी, 11 महीने की। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। इस तरीके से एक और एग्जांपल समझना। मान लो जो सैलरी की ड्यू डेट है वो है 2nd ऑफ नेक्स्ट मंथ, और जो सैलरी की रिसीविंग डेट है वो है 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। मतलब आपको जो सैलरी
कैलकुलेट करके दी जाएगी, वो 2 तारीख से लेकर 2 तारीख तक दी जाएगी। मतलब तभी तो ड्यू डेट बनाई है 2 से 2। वैसे ऐसा होता नहीं है, हमेशा महीने की आखिरी होती है। बट मैंने कहा अगर ऐसा होता तो क्या होता, तो क्या होता। ये देखो अप्रैल मंथ है, ड्यू डेट क्या होती 2 में, बताओ। रिसीव डेट क्या होती 7 में, और टैक्सेबल डेट क्या होती 2 में। मई मंथ की सैलरी ड्यू डेट क्या होती 2 जून, रिसीविंग डेट 7 जून, विच एवर इज अर्लियर 2 जून। इसी तरीके से मार्च महीने की सैलरी टैक्सेबल होती 2 अप्रैल, रिसीविंग डेट 7 अप्रैल, विच एवर इज अर्लियर 2 अप्रैल 2025। इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी जो आखिरी महीने की सैलरी है ये टैक्सेबल हो रही है 25-26 में, और जो बाकी महीनों की सैलरी होगी वो टैक्सेबल हो रही है 2024-25 में। इस हिसाब से अगर क्वेश्चन पूछता है कि 2024-25 के कितने महीनों की सैलरी टैक्सेबल हो रही है, तो 11 महीनों की सैलरी टैक्सेबल हो रही है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर बट मार्च मंथ की भी सैलरी तो अप्रैल में फॉल कर रही होगी। हाँ, मार्च मंथ पिछले साल की मार्च मंथ की जो होगी वो अप्रैल में फॉल कर रही होगी, अगर ड्यू डेट ऐसा होता तो बिल्कुल होता। बट अगर मैं कह रहा हूं ज्वाइनिंग ही अप्रैल मंथ में है तो, हाँ सर, अगर ज्वाइनिंग ही अप्रैल मंथ में है तो ऑब्वियसली 11 महीने की सैलरी ही टैक्सेबल होगी। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। समझ में आता है कि नहीं? Is that clear everyone? ये देखो ये क्वेश्चन देखो, मिस्टर अजय एक एम्प्लॉई है XYZ में गेटिंग अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। व्हाट विल बी हिज ग्रॉस सैलरी इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। असेसमेंट ईयर 24-25 मतलब, बताओ। असेसमेंट ईयर 24-25 मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा होगा 23-24, हाँ या ना? यस सर। सैलरी ड्यू हो रही है लास्ट डेट ऑफ द मंथ बट इज पेड ऑन 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। ड्यू डेट कब है? लास्ट डेट ऑफ द मंथ एंड पेड ऑन 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। बताओ अगर ऐसा होता तो क्या पूरे 12 महीने की सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी? अभी हमने किया था ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 5,000 इंटू 12 पूरे 60,000 विल बी द आंसर। अगला देखो, अगर सैलरी ड्यू फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ हो रही है एंड इज पेड ऑन 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो क्या होगा? तो 11 महीने की सैलरी टैक्सेबल होगी। अभी अभी हमने पढ़ा। तो ऐसे केस में कितनी टैक्सेबल होगी? 55,000। 5,000 इंटू 11। और अगर अप्रैल और मई मंथ की सैलरी मार्च में मिल गई तो क्या होगा? तो उस हिसाब से देखा जाए तो 14 महीने की सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी और अगले साल 10 महीने की टैक्सेबल होगी। तो यहां पर 5,000 इंटू 14, 70,000 इज द आंसर। क्या यह बात समझ में आती है? क्या यह बात सबको समझ में आती है? आओ अब जरा सैलरी का फॉर्मेट समझ लेते हैं दोस्तों, ठीक है। सैलरी इनकम फॉर्मेट, सबसे पहले शुरुआत होगी किससे? बेसिक पे से। बहुत सारी होती है सैलरी इनकम में, अभी से बस लिखते जाओ। धीरे धीरे करके हमें हर बात पे चर्चा करनी है। डियरनेस अलाउंस यानी डीए, कमीशन, बोनस, एंटरटेनमेंट अलाउंस,
इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। हाउस रेंट अलाउंस, ये HRA के नाम से फेमस है, हाउस रेंट अलाउंस। नोटिफाइड अलाउंसेस, और भी बहुत सारे अलाउंसेस हैं। ग्रेचुटी, पेंशन, लीव सैलरी, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, employers contribution to provident fund और अदर। और इसके अलावा परक्विजिट्स यानी फैसिलिटीज। बच्चों इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो जनरली आपको सैलरी में ये सब मिलता है। इन सब के टोटल को बोलेंगे हम ग्रॉस सैलरी। जिसमें बेसिक पे, डीए, कमीशन और बोनस, ये चारों जो होते हैं ना, ये फुली टैक्सेबल होते हैं। ये चारों क्या होते हैं? फुली टैक्सेबल। और फुली टैक्सेबल मतलब इस पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती। ठीक है। जब मैं बात करता हूं रिटायरमेंट बेनिफिट्स की, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव सैलरी, रिट्रेंचमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट, ये जो बेनिफिट्स हैं इनको बोलते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स। बच्चों ये वो अमाउंट है जो कंपनी अपने इंप्लॉय को हर साल नहीं देता है, जब रिटायर हो गए तब मिलेगा। यानी ये आपकी सैलरी इनकम के फॉर्मेट में तब आएगा जब आप रिटायर हो गए। अगर आप रिटायर नहीं हुए हो तो नहीं आएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है सबको? तो ये हमारी सैलरी इनकम का फॉर्मेट है जिसके अंदर ग्रॉस सैलरी अभी निकाल ली है, इसमें से माइनस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। सिक्सटीन 1A स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 16(2) एंटरटेनमेंट अलाउंस, सेक्शन 16(3) प्रोफेशनल टैक्स। बच्चों ये माइनस करने के बाद आपकी आती है इनकम अंडर द हेड सैलरी। ये आती है हमारी सैलरी इनकम, ये आती है हमारी सैलरी इनकम। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन?
तो ये डिडक्शन है सेक्शन 16 की, जो सिर्फ सैलरी इनकम कमाने वालों को मिलती है, हर एक को नहीं मिलती है, ये सिर्फ सैलरी इनकम कमाने वालों को मिलती है। ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी इनकम जब हम पढ़ेंगे ना, उसके अंदर भी पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 24। पीजीबीपी में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो हम वहां पढ़ेंगे, जो इसी तरीके से उसी हेड की डिडक्शन है। सिमिलरली कैपिटल गेन में हम पढ़ेंगे बहुत सारे सेक्शंस, कैपिटल गेन में सॉरी सेक्शन नंबर 54, अदर सोर्सेज में 57। तो ये कुछ डिडक्शंस के सेक्शन है। और फिर ग्रॉस टोटल इनकम पे, यानी टोटल जो सम आएगा ना, उस पे एक डिडक्शन मिलती है जिसको बोलते हैं 80C से लेकर 80U। वो पूरी ग्रॉस टोटल इनकम में मिलती है। मैं फॉर्मेट वैसे आगे तक देना तो नहीं चाहता था, बट मैं सोच रहा हूं कि दे ही देता हूं, आपको पता तो होना ही चाहिए। इनकम अंडर द हेड सैलरी के अंदर हम अदर हेड इनकम, जब हम लोग बाकी के हेड ऑफ इनकम्स कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, तो हम वो इनकम इसी के अंदर क्या कर देंगे, ऐड। अदर हेड समझ गए ना, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस, ये डाल दिए। और ये ऐड करने के बाद इसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। ठीक है जी। इस ग्रॉस टोटल इनकम पे माइनस करेंगे डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। जिसको हम बोलेंगे टोटल इनकम। क्या बोलेंगे, टोटल इनकम। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो टोटल इनकम का मतलब है टैक्स बेनिफिट देने के बाद, ये देखो, ये आपको कुछ डिडक्शंस मिलेंगी। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है, इसका नाम है चैप्टर 6A। क्या नाम है, जल्दी जल्दी बताओ, चैप्टर 6A। तो वो चैप्टर 6A की डिडक्शन भी इसमें से हम माइनस करेंगे, और तब जाके आएगी हमारी टोटल इनकम। क्या आएगी, हमारी टोटल इनकम। इसी टोटल इनकम पे हमें गवर्नमेंट को क्या देना होता है, टैक्स। फॉर्मेट समझ में आया दोस्तों? फॉर्मेट समझ में आया? ये रहेगा हमारा सैलरी इनकम का फॉर्मेट। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हमें हर चर्चा करनी है हर पर्टिकुलर टॉपिक पे। और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किस पर, बेसिक पे पर। सो राइट डाउन हेडिंग बेसिक पे। Now what is basic pay? लिखो, it is a fixed payment given by employer to employee for his or her सर्विस। जब एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए सर्विस करता है, जॉब करता है, तो उसको एक अमाउंट की तो उम्मीद होती ही है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक पे। उसके बिना तो वो नौकरी करेगा ही नहीं। सो इट इज अ फिक्स्ड पेमेंट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर हिज और हर सर्विस। इट इज फुली टैक्सेबल। ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि बेसिक पे, डीए, कमीशन और बोनस, ये चार चीजें ऐसी हैं जिस पर एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। फुली अमाउंट क्या होता है, टैक्सेबल। बेसिक पे डन। अब सुनो, इसी बेसिक पे में हमें एक बात समझनी है, विच इज कॉल्ड एज ग्रेड स्केल। ग्रेड स्केल कह लो, पे स्केल कह लो। जनरली जितने गवर्नमेंट इंप्लॉइज होते हैं ना, उसको गवर्नमेंट ग्रेड स्केल देता है। कुछ इस तरीके से स्केल होता है। ये देखो एग्जांपल, 10,000 डैश 500 डैश 13,000 डैश 1,000 डैश 18,000। इसका क्या मतलब, एक स्केल बनाया है। कह रहा जब आप जॉब ज्वाइन करोगे तो आपकी सैलरी होगी 10,000 रुपए महीना। हर साल आपका इंक्रीमेंट होगा कितने रुपए का, 500 रुपए का हर साल।
तो मतलब इस साल 10,000 थी, अगले साल कितनी हो जाएगी? 10,500, उसके अगले साल 11, फिर 11.5, फिर 12, फिर 12.5, फिर 13। जब 13,000 हो जाएगी उसके बाद इंक्रीमेंट कितने रुपए का होगा? 1,000 रुपए का होगा, जब तक आपकी सैलरी 18,000 नहीं हो जाती। हर साल 1,000 रुपए बढ़ता रहेगा। ये जनरली गवर्नमेंट जॉब में ये फिक्स कर दिया जाता है कि आपकी कितनी हम इंक्रीमेंट करने वाले हैं। 18,000 रुपए हो गई, और फिर उसके बाद आपको या तो प्रमोशन मिल जाएगी या फिर आपको ग्रेड स्केल चेंज कर दिया जाएगा। तो ये ग्रेड स्केल होता है और ये बेसिक पे का ही होता है, सिर्फ बेसिक पे ही होता है और कुछ नहीं। अभी तक बाकी जितनी बातें हैं वो तो हमने पढ़ी नहीं, सिर्फ बेसिक पे है, ये बेसिक पे का। इसके अलावा डीए, कमीशन, बोनस कंपनी अपने एम्प्लॉय को अलग से देती है। ये हम बेसिक पे की बात कर रहे हैं। आओ इस पे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 2। मिस्टर अरोड़ा ज्वाइंस द सर्विस इन द ग्रेड ऑफ दिस, ये ग्रेड दे दिया ऑन 1st of June 2013। कंप्यूट इज बेसिक सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। करें क्वेश्चन नंबर है 2। मिस्टर अरोड़ा ज्वाइंस द सर्विस, ठीक है। ग्रेड स्केल आपको दे दिया है, बताओ ग्रेड स्केल क्या है? 12,000 डैश 300 डैश 13,800 डैश 400 डैश 17,800। कहना ये चाहते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी दे दिया है, कहना ये चाहते हैं कि ज्वाइनिंग डेट पर आपकी सैलरी कितनी होगी? 12,000 है कि नहीं? और फिर हर साल इंक्रीमेंट होता रहेगा कितने रुपए का? 300। और फिर ऐसे ही इंक्रीमेंट 13,800 पे पहुंचने के बाद हर साल इंक्रीमेंट होगा 400 का। उसके बाद हमें निकालनी क्या है? बेसिक सैलरी निकालनी है असेसमेंट ईयर 24-25। और आप तो जानते हैं असेसमेंट ईयर 24-25 मतलब प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 23-24। बोलो यस और नो। प्रीवियस ईयर 23-24। सो आपको बेसिक सैलरी निकालनी है फॉर प्रीवियस ईयर 2023-24। और उसको निकालने के लिए आपको 1/4/2023 से लेकर 31 मार्च 2024 की सैलरी फाइंड आउट करनी होगी। बट दिक्कत क्या है, आपको जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी है वो दी है 1 जून 2013। हमें हर साल इंक्रीमेंट कर करके इस डेट तक पहुंचना पड़ेगा और इस पीरियड की सैलरी फाइंड आउट करनी होगी। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो 1 जून 2013 से 31 मई 2014। कहीं आप फाइनेंशियल ईयर इंक्रीमेंट तो नहीं समझ रहे थे बच्चों? अगर फाइनेंशियल इंक्रीमेंट समझोगे तो मैं तो जान के 30 मार्च को ज्वाइन करूंगा क्योंकि 2 दिन बाद मुझे सैलरी इंक्रीमेंट मिल जाएगा। नहीं, पूरे साल की मेहनत जब आपने ज्वाइन किया उसके बाद से 1 साल। बताओ कितनी सैलरी होगी? 12,000। फिर 1 जून 2014 से 31 मई 15, 12,300। फिर 1 जून 15 से 31 मई 16, 12,600। फिर 1 जून 16 से 31 मई 17, 12,900। फिर 1 जून 17 से 31 मई 18, 13,200। फिर 1 जून 18 से
31 मई 19 तक 13,500, फिर 1 जून 19 से 31 मई 20 13,800, फिर 1 जून 20 से 31 मई 21। अब 13,800 आने के बाद इंक्रीमेंट कितनी होनी है, जल्दी जल्दी बताओ। 400 रुपए की, तो अब अगली इंक्रीमेंट 400 रुपए की, तो 14,200। 1 जून 21 से 31 मई 22 14,600। 1 जून 22 से 31 मई 23 15,000, और फिर 1 जून 23 से 31 मई 24 15,400। क्या यहां तक समझ में आया कि मैं ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे निकालना है इस पीरियड का और मुझे वहां तक पहुंचना पड़ेगा। अब मुझे ढूंढना है कि 1 अप्रैल 2023 कहां है, तो मैंने देखा 1 अप्रैल 2023 यहां पे कहीं फॉल कर रहा है, बोलो हाँ या ना, इसी के बीच में। तो 1 अप्रैल 23 इसी के बीच आ रहा है, तब सैलरी कितनी थी 15,000, और मई में 15,000। तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मई 2023 तक आपकी सैलरी 15,000 रुपए, 2 महीने के हिसाब से कितनी हुई 30,000 रुपए। और फिर 1 जून 2023 से लेकर 31 मार्च 2024, यानी जो अगले पीरियड में फॉल कर रहा है, बोलो हाँ या ना। यार देखो ये 12 महीने जो है ये कुछ और तरीके से बन रहे हैं, और हमें जो 12 महीने चाहिए वो तो फाइनेंशियल ईयर वाले चाहिए, तो हमें वही 12 महीने उसके बीच में से निकाल लें। समझ गए कि नहीं? तो वो 12 महीने 1 जून से लेकर 31 मार्च, और उस टाइम पर सैलरी 15,400 हो चुकी थी। 10 महीने निकाल लो तो कितने हो गए 1,54,000। टोटल सैलरी कितनी हो गई 1,84,000। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? प्लीज कंफर्म करेंगे। डन एवरीवन? ये देखो, ये क्वेश्चन देखो। ए ज्वाइंड सर्विस ऑन 1 अगस्त 2020, इसी ग्रेड पे है, बट आपने देखा सैलरी आपको फिक्स कर दी है 14,200 से, मतलब आपकी सैलरी शुरुआत ही 14,200 से होगी, मतलब समवेयर अराउंड लाइक दिस 13,800 के बाद। तो इसका मतलब है अगली इंक्रीमेंट 400 रुपए की ही होगी। हाँ या ना समझते हो? कंप्यूट इज बेसिक सैलरी फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 करें। ग्रेड स्केल क्या है बताओ? ग्रेड स्केल क्या है? ग्रेड स्केल है 12,000 डैश 300 डैश 13,800 डैश 400 डैश 17,800। यह है ग्रेड स्केल। और सैलरी की जो फिक्स की गई है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी दे दी है, वो दे दी है कौन सी 1 अगस्त 2020, और उसी डेट पर आपकी सैलरी भी फिक्स कर दी है कितनी 14,200। ये आपकी सैलरी भी फिक्स कर दी। अब आपकी इंक्रीमेंट 14,200 से स्टार्ट होगी। बताओ 1 अगस्त 2020 से 31 जुलाई 2021 तक आपकी सैलरी कितनी होगी 14,200। फिर 1 अगस्त 2021 से 31 जुलाई 31 जुलाई 2022 तक कितनी हो गई 14,600। फिर 1 अगस्त 2022 से 31 जुलाई 2023 कितनी हो गई 15,000। फिर 1 अगस्त 2023 से 31 जुलाई 2024 तक कितनी हो गई 15,400। यस और नो? अब आपको निकालना है
2023-24 अगर हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 2023-24, इट मींस 1/4/2023 से 31 मार्च 2024 मुझे इस पीरियड की सैलरी निकालनी है। अब इस पीरियड की सैलरी निकालने के लिए मुझे ढूंढना पड़ेगा कि फर्स्ट अप्रैल का है, और फर्स्ट अप्रैल मुझे अगेन इसी में दिख रहा है। बोलो यस और नो। फर्स्ट अप्रैल 23 है ना इसमें, यस, इसी बीच में फर्स्ट अप्रैल 23 है। तो अप्रैल में 15,000 थी, मई में 15, जून में 15, जुलाई में 15। सो क्या मैं कह सकता हूं फर्स्ट अप्रैल 2023 से 31 जुलाई 2023 तक आपकी सैलरी 15,000 थी। 4 महीने के हिसाब से कितनी हुई? 60,000। फिर इसके बाद 1 अगस्त 2023 से 31 मार्च 2024 तक आपकी सैलरी इसके अंदर आ रही है, इस वाले में। तो आपकी सैलरी इसमें कितनी हो गई? 15,400 इंटू 8 महीने बच गए, तो वो 8 महीने का कर दो। तो ये मेरे हिसाब से आ रहा होगा 1,23,200। टोटल हो गया 1,83,200। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? सो दिस इज ग्रॉस सैलरी जो हमें फाइंड आउट करनी होगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? नोट कर लिया तो डन बोलो। नोट कर लिया तो डन बोलो। समझ में आ गया तो डन बोलो प्लीज। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। अगली क्लास में इसी को आगे और बढ़ाएंगे। तो ये हमारा कंटेंट खत्म होता है बेसिक पे। अगली क्लास में हम डीए, कमीशन, बोनस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।